अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फ़खर यार। आज हम पॉलिटिकल साइंस 2020 सीएसएस 2020 का लेटेस्ट पास्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का सॉल्व करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स अपने लेटेस्ट एग्जाम में 2021 में अपीयर होने जा रहे हैं या जो पीएमएस में नेक्स्ट अपने एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि पास्ट पेपर में एग्जामिनर का माइंड क्या होता है, एग्जामिनर स्टूडेंट से क्या डिमांड करता है, एग्जामिनर की क्वेश्चन पुट करने की क्या स्ट्रेटजी होती है, और आपने क्वेश्चन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करके उसको आपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है जो एग्जामिनर की डिमांड क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसलिए पास्ट पेपर की इंपॉर्टेंस किसी भी एग्जाम को अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए पास्ट पेपर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने पास्ट पेपर्स अच्छे तरीके से ज़रूर रिव्यू किया करें, उनको सॉल्व किया करें, ताकि आपको पिछले हिस्ट्री पता चल जाए कि एक सब्जेक्ट की पिछले 8-10 साल से एग्जामिनर की क्वेश्चन पूछने की स्ट्रेटजी क्या रही है, एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या करना चाहता है। इसलिए पास्ट पेपर की इंपॉर्टेंस किसी भी फ्यूचर के एग्जाम को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा होती है। आप ये काम लाजमी किया करें। ठीक है, आज हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस का सीएसएस 2020 पेपर 1। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2020 पेपर 1 सीएसएस, ये आ गया जनाब आपका पेपर 1। ठीक है, इसके टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरह आप जानते हैं, 1 क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज हैं, आपको सेपरेट शीट पर सॉल्व करना होते हैं। बाकी 7 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, उसमें से आपने 20 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में से आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हर क्वेश्चन के नंबर कितने हैं? 20। अंडरस्टैंड? 7 में से 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, 3 क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे चॉइस के लिए। अंडरस्टैंड? तो देखते हैं जी, सेक्शन ए, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपका पेपर आता है। अब 7 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन 20 मार्क्स, 20 नंबर का एक सवाल है, और 4 सवाल आप हल करेंगे तो ये 80 मार्क्स आपके हो जाएंगे, और बाकी 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से आपका टोटल मार्क्स 100 कंप्लीट होते हैं। तो ये जनाबे अली, अब इन 7 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आप क्विट कर सकते हैं, बट 4 क्वेश्चन आपको हर हाल में सॉल्व करना है। सबसे पहले बात, किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 दफा डिटेल से पढ़ा करें, हौसले से जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको देखा करें कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। सम टाइम एग्जाम में प्रेशर इतना होता है, इंसान नर्वस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम्स का स्टूडेंट्स के माइंड पर ऑटोमेटिकली एक नर्वस डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो आपने बड़े हौसले से सुकून के साथ पेपर को देखना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुननी है। क्वेश्चन नंबर 1, why monoistic or absolute concept of sovereignty has been abandoned? Analyze the legal concept of sovereignty. अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इस लफ्ज का सॉवरेंटी का मतलब क्या है, क्योंकि ये पूरे का पूरा क्वेश्चन सॉवरेंटी के गिर्द ही घूम रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में एक ही बात को टारगेट किया गया है, और वो बात क्या है? सॉवरेंटी। अगर किसी स्टूडेंट ने इस बात को अभी तक अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि सॉवरेंटी क्या होती है, तो वो फिर सॉवरेंटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता। अगर कोशिश करेगा तो गलत लिख कर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉवरेंटी से रिलेटेड जो एक बेसिक टर्म पूछी गई है, बेसिक टर्म से रिलेटेड अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो सॉवरेंटी क्या होती है? सॉवरेंटी सुप्रीम अथॉरिटी विद इन द डिफाइंड टेरिटरी। ठीक है, सॉवरेंटी का लफ्ज आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में सुना होगा। इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा होगा इकोनॉमिक सॉवरेंटी,
इस्लामिक स्टडीज में आपने देखा होगा सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ऑलमाइटी अल्लाह। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आप नेशन स्टेट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहां पे भी आपने देखा होगा सॉवरेंटी सुना होगा। पॉलिटिकल साइंस में अक्सर आपने सॉवरेंटी का लफ्ज सुना होगा। ठीक है, जब आप डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे थे ये लफ्ज आपकी नजरों से गुजरा होगा। तो सॉवरेंटी की मीनिंग क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, यानी अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सॉवरेंटी का मतलब होता है इख्तियार, एक ऐसी पावर जिसको कोई भी यूनिक बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। हर इंसान के, हर कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में वो अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, विद इन द डिफाइंड लिमिट्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एक कंपनी की बात करें तो उस कंपनी का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें सॉवरेंटी किसके पास है, यानी एक कंप्लीट अथॉरिटी, एक कंप्लीट कमांड, लॉज बनाने की, लॉज इन्फोर्स करने की, इंप्लीमेंटेशन करने की, डिसीजन करने की एक कंप्लीट पावर। अंडरस्टैंड? तो ये है सॉवरेंटी। बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया सॉवरेंटी का। आप एग्जामिनर का क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई मोनोइस्टिक, मोनोइस्टिक मतलब सिंगल का लफ्ज यूज होता है ना, मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा। एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, एब्सोल्यूट का ये मतलब है कि जो एक कंप्लीट एब्सोल्यूट सॉवरेंटी है उसको डिस्करेज क्यों किया जाता है, या उसकी एनफोर्समेंट को जो है उसको क्रिटिसिज्म उस पर क्यों किया जाता है। क्योंकि जब देखें, अगर वर्ल्ड वार्स देखें, हम हिस्ट्री में देखें तो जितने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिस तरह से नाजी जर्मनी थी या जो अपना जापान के ऊपर एटम बम गिराए गए थे, तो वो क्या था, वो एक हाई लेवल ऑफ नेशनलिज्म थी, हाई लेवल ऑफ रियलिज्म थी, हाई लेवल ऑफ सॉवरेंटी थी। जब किसी एक पार्टी को, जब किसी एक बंदे को इतना ज्यादा इख्तियार, इतनी ज्यादा पावर दी जाती है तो वो फिर सम टाइम अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो इसलिए हाई और एब्सोल्यूट सॉवरेंटी जो है उसको क्रिटिक किया जाता है, उस पर क्रिटिसिज्म की जाती है। ठीक है, ताकि किसी भी किस्म की जो है मैस डिस्ट्रक्शन जो है उससे बचा जा सके। एनालाइज द लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का अब लीगल कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। सॉवरेंटी को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। सॉवरेंटी एक ऐसी पावर है, एक ऐसा कंट्रोल है, एक ऐसी अथॉरिटी है जो किसी भी कंट्री में, किसी भी लीगल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी नेशन स्टेट में, किसी भी इंटरनेशनल बॉडी में कुछ लोगों के पास होती है, किसी एक कंपनी के एक यूनिट के पास होती है। वो उस अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं और पॉलिसीज एनफोर्स करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं अपना फील्ड में। अंडरस्टैंड? तो लीगल सॉवरेंटी फिर क्या होगी। लीगल सॉवरेंटी का मतलब है कि किसी भी नेशन स्टेट में, किसी कंट्री में, किसी स्टेट में जो वहां के लॉस हैं वो सॉवरेंटी के बारे में क्या इख्तियारात बताते हैं। लॉज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉ, सॉवरेन कौन है। तो आजकल चूंकि डिफरेंट कंट्रीज में, बल्कि आजकल तो पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ चुका है। अब वो जो है बादशाहत वाला वो पुराने निज़ाम तो रहे नहीं। अब तो हर मोस्ट बेसिक कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हैं। जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि सुप्रीम सॉवरेंटी किसके पास है। अगर हम पूरी दुनिया के एक मजमूई बात करें, ठीक है, अगर हम कलेक्टिव बात करें सॉवरेंटी की, पूरी दुनिया के इमेज को हम देखें, वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोब लेवल पर हम देखें, तो आज के दौर में सॉवरेंटी जो है बिलोंग्स टू पार्लियामेंट। तो हम देखेंगे कि सॉवरेंटी जो है वो पार्लियामेंट के पास है। चूंकि पार्लियामेंट ही लेजिस्लेशन करती है, पार्लियामेंट ही जो है वो आगे पॉलिसीज जो है इन्फोर्स करने के लिए अपना इख्तियार देती है कैबिनेट को, फिर कैबिनेट आगे करती है अपना इख्तियार सौंप देती है इंतजामिया को, उसमें आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ जाती हैं। इस तरह से किसी भी कंट्री का निज़ाम चलता है। तो अगर हम सॉवरेंटी की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, लेजिस्लेशन की बात करें, ठीक है, तो सॉवरेंटी जो है, लीगल सॉवरेंटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट, लीगल सॉवरेंटी बिलोंग्स टू नेशनल असेंबली एंड सेनेट,
इस तरह से आप डिफरेंट कंट्रीज की एग्जांपल्स देकर लीगल सॉवरेंटी को बहुत डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं, इस पर आप अच्छे तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। लीगल सॉवरेंटी की आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, एक पैरा दो पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन अपना डेफिनेशन बताएं, इसकी इंपॉर्टेंस बताएं, व्हाट इज लीगल सॉवरेंटी, इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करें। फिर इसेंशियल्स ऑफ लीगल सॉवरेंटी, लीगल सॉवरेंटी के इसेंशियल्स क्या हो सकते हैं, आप उनको डिस्कस करें। अब लीगल सॉवरेंटी के इसेंशियल्स क्या हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर जो सॉवरेंटी जो है वो पार्लियामेंट को बिलोंग करती है, पार्लियामेंट में फर्दर अगर डिस्कस की जाए तो कैबिनेट को बिलोंग करती है, ठीक है। उसके बाद 1/3 मेजोरिटी से जिस तरह से लॉज पास होते हैं, ये सॉवरेंटी को मेच्योर बनाने के लिए सॉवरेंटी की जो एक लीगल इफेक्टिविटी है, लीगल उसकी एक वैल्यू है, उसको कंप्लीट करने के लिए इसके डिफरेंट एसेंशियल्स हो सकते हैं। अब इसकी अगर आप एग्जांपल्स देना चाहें जो आपके क्वेश्चन में दी बेस्ट पोर्शन होगा, मिसाल के तौर पर यूके में अगर आप एग्जांपल देखते हैं कि यूके में लीगल सॉवरेंटी किसके पास बिलोंग करती है, ठीक है, वहां की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, ठीक है। इस तरह से अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ये सारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अमेरिका, रशिया, फ्रांस में, यूएसए में। तो यूएसए में जिस तरह से आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग 3 ब्रांचेस हैं, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, और वहां की अमेरिकन सेनेट है, यानी अमेरिकन कांग्रेस जो है, ठीक है ना। वहां पर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है उसका सेपरेशन ऑफ पावर्स का। तो वहां पर जब आप डिस्कस करेंगे, यूएसए की एग्जांपल्स देंगे, तो यू विल डिस्कस लीगल सॉवरेंटी बिलोंग टू कांग्रेस। अपने पाकिस्तान की एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं, पाकिस्तान का सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप इन सब का जो है एक कलेक्टिव एनालिसिस दे सकते हैं, पॉइंट्स बना के लिख दें फिर भी ठीक है, पैराग्राफ बना दें फिर भी ठीक है, उसके बाद आपने अपना कंक्लूजन देना है। तो इस तरह से ये आपका एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बताता चलूं कि ये सॉवरेंटी का जो नजरिया है ये जॉन ऑस्टिन ने पेश किया था। अगर इसकी डिटेल चाहिए तो आप किसी भी अच्छी बुक में आपको मिल जाएगी, और अपने किसी भी नोट्स में या गूगल सर्च कर लें, आपको सॉवरेंटी के बारे में फर्दर डिटेल से एक डीप डिस्कशन आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मॉन्टेस्क्यूज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। जिस तरह से मैंने पहले डिस्कस किया था कि जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेशन, ये किसी भी कंट्री के लेजिस्लेशन के ये 3 ऑर्गन होते हैं। किसी भी कंट्री के ये 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव और जुडिशरी, जिस तरह से किसी भी कंट्री का निजाम चलता है, ठीक है। तो इन तीनों की सेपरेशन पावर्स हैं, सेपरेट इनके काम है, सेपरेट लेजिस्लेशन आप पार्लियामेंट को कहते हैं, इनका काम है सिर्फ लेजिस्लेशन करना, एग्जेक्टिव का काम है एनफोर्समेंट करना फील्ड में, और जुडिशरी का काम है जो लॉस एनफोर्समेंट है, एजेंसीज जो सारे काम कर रहे हैं, डिफरेंट लॉज की जितनी भी रेगुलेशन बॉडीज हो रही है उनको मॉनिटर करना, जो लॉज बनाए जा चुके हैं उनकी इवैल्यूएशन करना, ये काम होता है जुडिशरी का। अंडरस्टैंड? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है इस क्वेश्चन पे डीप जाने की जरूरत नहीं है। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आप में से हर बच्चा जो है, अब तो एग्जाम बहुत करीब है, हर कैंडिडेट इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एनालाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ हॉब्स लॉ एंड रोशियो। ये भी बहुत रोसो की ये बहुत सिंपल एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन फिलोसफर्स ने दिए हुए हैं, ये वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक मैं इनका क्रक्स आपको बता देता हूं कि इनके अकॉर्डिंग जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सोशल कोहेशन, सोशल ग्रुपिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कलेक्टिवली लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है ना। ये इनका एक नजरिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जो डिस्कस किया गया है, और इसमें काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक आप तैयार कर चुके होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। और इन्होंने अपनी थ्योरी में एक तो ये बात की थी कि सोशल कोहेजन होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए किसी भी मुआशरे में, ठीक है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए, और इन्होंने डिस्कस किया था कि जो आपकी एक अथॉरिटी है वो लीगल जो अथॉरिटी है, पॉलिटिक्स जो है, गवर्नमेंट जो है, वो रैशनल लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है, पढ़े लिखे तबके के पास होनी चाहिए। तो और भी इसके बहुत सिंपल सी बातें इसमें डिस्कस हुई हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के, उसको आपको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे बुक नोट्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है।
Question number 4, examine the view that Hegelian spirit is nothing but evolution of human consciousness to the realization of political maturity for global human coexistence. अब देखें, ये हेगल एक FWG हेगल, ये एक सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कुछ भी इसको कह सकते हैं, हिस्टोरियन भी कह सकते हैं, सोशलिस्ट भी कह सकते हैं। ये एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुए हैं। इनकी एक नजरिया था जो इन्होंने बयान किया है इंसानी दिमाग के बारे में, ब्रेन, ठीक है, इंसानी दिमाग के बारे में। ब्रेन को आप स्पिरिट ही कह सकते हैं, ठीक है, इसी को आप सोल से भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पहले सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करें, एग्जामिन द व्यू, आपने व्यू को एग्जामिन करना है। किसके व्यू को एग्जामिन करना है? दैट हिजेलियन स्पिरिट। अब यहां पर जो ये जो लफ्ज है हिजेलियन स्पिरिट, ये हेगल से निकला लफ्ज। हेगल उसका नाम है और उसके नाम की निस्बत से उसको हिगेलियन या हिजेलियन कहा जाता है। और स्पिरिट क्या है? स्पिरिट इसकी थ्योरी है। तो अगर कोई बंदा थ्योरी पेश करे, अफजल थ्योरी पेश करे, हम कहते हैं अफजल स्पिरिट, अफजल थ्योरी। तो इस तरह से हेगल ने अपनी एक थ्योरी पेश किया, तो हम इसको क्या कहेंगे? हिगेलियन स्पिरिट, हिगेलियन थ्योरी। यानी ये जो लफ्ज है हिजेलियन स्पिरिट, इसको आप हिजेलियन स्पिरिट कह सकते हैं, हिजेलियन अप्रोच कह सकते हैं, हिजेलियन थ्योरी कह सकते हैं, हिजेलियन रैशनल थॉट्स कह सकते हैं, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी सिंपल वर्ड ये है कि एग्जामिन द व्यू दैट हिजेलियन स्पिरिट इज नथिंग। हिजेलियन का जो नजरिया है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिवाय इसके, किसके? एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जिस तरह से एवोल्यूशन आता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंसान की जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ज्यादा कॉन्शियस होता गया। जिस तरह से इंसान ज्यादा कॉन्शियस होगा, उस तरह से इंसान अच्छी एजुकेशन हासिल करेगा, इंसान तरक्की करेगा, मुआशरे में इस्लाहात नाफिज करेगा, रिफॉर्म्स आएंगी, रैशनैलिटी होगी। जब रैशनल थॉट्स होंगी तो सब कुछ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन प्रोग्रेस मोड। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस to the realization of political maturity for global human coexistence। तो जनाबे वाला, इस क्वेश्चन में आपसे जस्ट हिजेलियन स्पिरिट पूछा गया है, हिजेलियन का एक नजरिया, हेगल की थ्योरी, हेगल की फिलॉसफी, उसकी जो रैशनल थॉट्स थी पॉलिटिक्स के बारे में, इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछी गई हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो अब हम देखते हैं कि हिजेलियन की स्पिरिट क्या थी, हिजेलियन की फिलॉसफी क्या थी, हिजेलियन की हाइपोथेसिस क्या था, इसने क्या नजरिया पेश किया था। हिजेलियन बेसिकली इसने बहुत ज्यादा रिसर्च की है इंसानी दिमाग पर, कॉन्शियसनेस पर, स्पिरिट्स पर, सोल पर, थॉट्स पर, ठीक है, मेटाफिजिक्स पर। इसकी डिफरेंट बुक्स हैं। तो ये जितने लफ्ज मैं यूज कर रहा हूं, मेटाफिजिक्स, स्पिरिचुअलिज्म, थॉट्स, रैशनलिज्म, लॉजिक्स, ये सब कुछ क्या है? दीज आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। अंडरस्टैंड? तो हेगल का ये नजरिया था कि जिस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ग्रो करते जा रहे हैं, जिस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान रैशनल होते जा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा इंसान की थॉट्स रैशनल होंगी, उतना ही ज्यादा किसी भी कंट्री में पॉलिटिक्स जो है वो मैच्योर होगी। ठीक है, इनका जो सारा फोकस है वो रैशनलिज्म पर है। अब रैशनलिज्म क्या है? एक रैशनल चॉइस जिसको आप कहते हैं, बायस्ड एटीट्यूड के वर्स का इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक बेहतरीन तरीके से लोगों को इंसाफ फराहम किया जाना, एक रैशनल मेथड से, किसी की फेवर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो जो कहता है कि जैसे जैसा इंसान का दिमाग रैशनलिज्म की तरफ जाता है, फिर जो रैशनल लोग जब गवर्नमेंट्स में आते हैं, वो मुआशरे में आके अपनी एक रैशनल अप्रोच को जब एनफोर्स करते हैं, तो उस तरीके से बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन आती है और पॉलिटिक्स मैच्योर होती है, और जो है वो एक
हम इस तरह से अपनी रैशनल सोच को एनफोर्स करके पॉलिटिक्स को मैच्योर कर सकते हैं और अपनी स्टेट को आइडियल बना सकते हैं। ये जनाब एक थ्योरी है, ये एक मफरूज़ा है, ये उसकी एक अप्रोच थी। इस अप्रोच को आप 8 से 10 पैराग्राफ में डिस्कस कर दें, पॉइंट्स में डिस्कस कर दें, फिर भी ठीक है, हर तरीके से ठीक है। बस आपको लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग की बेसिक बात का आपको इल्म होना चाहिए कि ये रैशनल थॉट है क्या। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखें जी, क्रिटिकल एग्जामिन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फैशिज्म। और फैशिज्म क्या है? जिस तरह से आइडियलिज्म है, जिस तरह से रियलिज्म है, जिस तरह से नेशनलिज्म है, ठीक है, तो इस तरह से ये फैशिज्म जो है ये भी एक हाई लेवल ऑफ नेशनलिज्म आप इसको कह सकते हैं, हाई लेवल ऑफ रियलिज्म आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स आपसे पूछे गए हैं, इंतहाई आसान सवाल है। तो फैशिज्म क्या है? अपनी पावर का इंतहाई पावर का इस्तेमाल, हाई लेवल ऑफ कंट्रोल, हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी। जब किसी एक बंदे के पास कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक इंडिविजुअल इंसान जो है किसी कंट्री में इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, सपोज दैट आप अपने कंट्री में जो है फुल पावर प्रेसिडेंट को दे देते हैं, एक पार्टी को दे देते हैं, किसी एक यूनियन को देते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं कि जो मर्जी करें, तो वो फिर जो मर्जी कर सकते हैं। अब इसके प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं कि हाई लेवल में फुल कमांड जो है वो किसी एक इंडिविजुअल के पास हो सकती है, ठीक है, यूनिक लेजिस्लेशंस हो सकती हैं, ठीक है, नेशनलिज्म्स हो सकती हैं, पैट्रियटिज्म हो सकती है, मुहिब्बुल वतनी हो सकती है। तो ये जो सारे आपको प्रिंसिपल्स जब नजर आएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरह से आजकल नॉर्थ कोरिया की आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है, वहां पे कंट्रोल अथॉरिटी जो है सब कुछ एक ही अपना पॉलिटिक पार्टी के पास है और वो अपनी अथॉरिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से यूज करते हैं। लेकिन ये बहुत डेंजरस भी हो सकती है, ये जो सिचुएशन है फैसिज्म की, ये जो नजरिया है, क्योंकि अगर इनके एक बंदे के पास ही सारी कमांड है तो वो जब ऑर्डर देगा तो जंग छिड़ सकती है, बैनुल अक़वामी सतह पर तबाही हो सकती है, ठीक है, इससे बचा जाता है आमतौर पर। डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, बहुत आसान सवाल है। यूनिटरी गवर्नमेंट होती है जिसमें सिंगल जो है अपना अथॉरिटी होती है, जस्ट एक ही सिंगल अथॉरिटी होती है। जिस तरह से जिस डिफरेंट कंट्रीज की बात आप कर लें, इटली है या कोई काफी सारे अराउंड अबाउट 90+ कंट्रीज हैं जहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, यानी सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट इसके अपोजिट होती है जहां पर स्टेट्स के पास भी पावर है। अगर हम पाकिस्तान का सिनेरियो डिस्कस करें तो हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, यानी हम सिंपल कहते हैं हमारी 4 स्टेट्स हैं, पंजाब, सिंध, केपीके और पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, ठीक है। अब ये जो हमारी 4 स्टेट्स हैं, हमारी स्टेट्स के पास भी गवर्नमेंट के इख्तियार आता है, हमारी स्टेट के पास भी लेजिस्लेशन की पावर है। हम सूबाई सतह पर, ठीक है, हम प्रोविंशियल लेवल पर अपनी लेजिस्लेशन कर सकते हैं, अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारी है प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंबाइन करें तो हम इसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन काफी सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है, सारी की सारी पावर सेंटर के पास है। तो जो सेंटर की यूनिक पावर्स हैं उनको आप यूनिटरी कहते हैं। इसका आपने डिफरेंट लिखना है, तो आपको किसी भी अच्छी बुक में से इसकी डिटेल मिल जाएगी। बेसिक फिलॉसफी मैंने आपको बता दी है। राइट अ नोट इब्ने खल्दून कस्बिया, ये भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। क्लास स्ट्रगल बाय कार्ल मार्क्स का एक नजरिया, क्लास स्ट्रगल क्या होती है, ठीक है। और ये असाबिया या कस्बिया का जो एक कॉन्सेप्ट है इब्ने खल्दून का, ये भी आप पढ़ चुके होंगे। बहुत आसान है, ये तो बेसिक चीजें हैं, एबीसी लेवल की या पॉलिटिक्स आपने पढ़ी होगी सारी। अब इस पेपर को अगर आप एनालाइज करें, ये जो 2020 का पेपर है इसका अगर आप एनालिसिस करें तो एक स्टूडेंट जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इसमें नंबर ज्यादा आने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और एक क्वेश्चन उसको कोई और पेपर भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल एनालाइज करें तो बहुत आसान पेपर था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो मेरा मकसद ये था कि एक लेटेस्ट पेपर 2020 का आपको सॉल्व करवाता चलूं, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने लेटेस्ट पास पेपर भी सॉल्व कर लिया है। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं,
जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, जिस तरह से थ्योरीज चेंज हो रही हैं, जिस तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप देखें वक्त के साथ साथ अपग्रेडेशन आती है, सिलेबस चेंज होते रहते हैं, तो इसी तरह से एग्जामिनर का माइंड भी चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसलिए लेटेस्ट जो पेपर होता है उसको सॉल्व करना जरूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के पेपर की 100% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल, अंडरस्टैंड। तो पार्ट 2 का पेपर इंशाल्लाह मैं जल्दी सॉल्व करूंगा, 1-2 दिनों में उसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पॉसिबल है कि 20 के बाद मैं फिर 2019 2018 का भी सॉल्व करूँ, ताकि जो 2-3 साल के लेटेस्ट पेपर हैं उन पर आपकी ग्रिप हो जाए, तो आप में कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो जाएगा, आपकी एक तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।